कहते हैं कि शाम को मेरे मायके वालों की दावत थी और दोपहर में मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया था। वो थप्पड़ मारा जोरदार था, मेरी आंख के नीचे खून जम गया था। उसने मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गई और माथे पर भी जख्म आ गया। मैं चकराते हुए सर के साथ अपनी ननद के साथ मिलकर अपने मायके वालों के लिए खाना बनाने लगी। फिर कमरे में आकर कपड़े सेट करने लगी और मेकअप के साथ अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश करने लगी। मैं अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मेरी ननद भी मेरे साथ छुपाने की कोशिश कर रही थी मेरे ज़ख्मों को। मेरी ननद भी मेरे साथ खड़ी थी। वो मेकअप कर रही थी ताकि मेरे चेहरे के ज़ख्म छुप सके और वो नेल भी जो मेरे शौहर ने थप्पड़ से बनाया था वो छुप सके। मगर ज़ख्म कहाँ छुपते हैं। हमने कोशिश तो की है मगर नहीं छुपे। मगर मैं किचन में चली गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ बाप के आँखें आने की खुशी थी मगर ये खौफ था कि वो मेरा चेहरा देखकर जाएंगे। मेरी ननद खोलने चले गए और मैं किचन में खड़ी खिड़की से आते हुए माँ बाप को देखने लगी। वो लोग लाउंज में बैठ गए। मेरी ननद ने उनको पानी दिया और चाय दी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं लाउंज में जाऊं। मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इनसे अभी तक आकर नहीं मिली। क्यों नहीं माँ थी ना तो वो किचन में आ गई। वो किचन में मेरे पीछे आ गई। मैंने बहुत सब्र किया, फिर मैं रोने बैठ गई। लेकिन माँ को देखते ही मेरी आंखों के आंसू ज़बरदस्ती निकल आए और मैं अपनी माँ के गले लग गई और मेरी माँ ने सब्र से मुझे चुप करवाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि चलो मेरे साथ चलो, मैं अपने बाप से मिलो, इससे पता तो हो चले तो वो देखे तो सही कि इसने अपनी इज्जत बचा ली और अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। मैं जानती थी कि अगर अब्बा के पास गई तो हालत शदीद ख़राब हो जाएंगे। माँ ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाउंज में लेकर जाने लगी तो मैंने मना कर रही थी। जैसे ही अब्बा की नज़र मुझे पर पड़ी तो मेरा महर बिन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम महर बिन है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती लड़की थी जिसे वो बहुत चाहते थे। हमारा घराना पुरानी और रिवायत का अमीन था, जहाँ बेटियों की तालीम के साथ उनके नसीब के फ़ैसले भी जल्दी कर दिए जाते हैं। यहाँ हमारे घराने में बच्चियों को मंगनियाँ भी बहुत जल्दी कर दी जाती थी और 22 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो जाती थी। मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और ख्वाब देखती थी कि एक दिन मैं अपनी मेहनत से माँ का नाम रोशन करूँगी। लेकिन जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई, अब्बा ने पुराने दोस्त के बेटे से मेरे रिश्ता तय कर दिया। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो। वो चाहती थी कि मैं अभी और पढ़ूँ और जाऊँ, मगर अब्बा ने अपने फ़ैसले पर क़ायम थे। हमारी शादी की तैयारियां हो गई। मेरा भाई जिसका नाम नोमान था वो मुझसे 1 साल बड़ा था। वो पहले लड़ता झगड़ता था, मगर अब खामोश हो गया था। वो सब देखकर परेशान रहता था। जब खबर मिली तो लड़का 35 साल का है तो मामा और नोमा ने एतराज़ किया, मगर अब्बा ने कहा बड़ा शौहर समझदार होता है। मगर मैं शादी की रौनकें शुरू हो गई घर में। लेकिन मेरी माँ के दिल में बेचैनी थी। वो बाहर से बहुत सब मेहमानों को देख कर रही थी मगर अंदर से टूट रही थी। फिर मेहंदी की रात आई। मैंने अपने कमरे में बैठी थी और मेरी सहेलियाँ गा रही थी मगर मुझे मालूम नहीं था कि दीवार के पीछे मेरी ज़िंदगी का सच छुपा हुआ है। उस वक्त नोमान की आवाज़ अब्बा के कमरे से आ रही थी। वो कांपती आवाज़ में कह रहा था कि अब्बा मेरी बात सुने, ये लड़का ठीक नहीं है, वो बुरा आदमी है, वो शराबी है और बिगड़े हुए लोगों के साथ रहता है। मगर अब्बा ने गुस्से से कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर नोमान ने कहा कि आप गलत फैसला कर रहे हैं, मगर अब्बा ने बात ख़त्म कर दी। शादी की वो सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुबह थी। मेरे सब दिल में खौफ बैठ चुका था। रात भर मैंने आँखों में गुजारी। आखिरकार रात आ गई, बारात की रात आ गई और अब्बा ने मुझे रुखसत कर दिया और मैं अपने मायके की दहलीज छोड़ आई थी और मेरा वजूद काँप रहा था। और वो बातें जो मैंने नुमान से सुनी थी वो मेरे जहन में गूंज रही थी। निकाह हुआ और मेरे शौहर मेरे पास आके बैठे तो मैं बहुत संजीदा हुई। मज़हब वो मुहाजिब लगे और लम्हे भर नुमान गलत था, शायद वो गलत था। फिर वक्त ने सब बदल दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि वो गुस्सा में तेज़ है, कभी कभी नशे में रहता है, छोटी छोटी बातों पर सख्त हो जाता है। इस घर में सब इससे डरते थे, यहाँ तक कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। फिर एक दिन मेरे ससुर ने
किसी दावत के बारे में बताया और इस बात तक बुरा वक्त नहीं पहुंची जब वो मुझसे मैं घर आया और सीधा मेरे कमरे में आकर मुझे पुष्पा चीखने लगा। मैंने बताया कि मुझे खुद भी अभी पता चला है, मगर मैंने इसकी बात नहीं सुनी। वो मुझे थप्पड़ मारा और मुझे धमका रहा गिराया, जिससे मेरा माथा जख्मी होगा। फिर वो बाहर चला गया और मैं वहाँ से टूटी बैठी रही और सोचती रही कि क्या यही मेरा नसीब है। इस हाल में मैंने घर का काम शुरू कर दिया, लेकिन मेरे माँ बाप और नोमान मुझसे आने वाले थे और मैं अपने ज़ख्म छुपाने वाली थी। इसकी सच्चाई पहले लड़का फूट फूट कर रोने लगा। खासतौर पर ज़्यादा मेकअप छुपा सकते हैं, लेकिन मगर मुंह पर रखे ज़ख्म कौन छुपा सकता है। हमने माथा और अपनी आँखें नीची करके छुपाने की कोशिश की, मगर मैं जानती थी कि ज़ख्म छुप भी जाए तो आँखों में से छुपा दर्द मेरी नज़र उजल हो जाएगा। मेरी आँखों में देखकर उन जान जाएंगे कितनी दुखी हूँ। दरवाजे पर टकटकी बांधी खटखट मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी जाकर दरवाज़ा खोलूँ। मुझे ऐसा रहा था जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म कर दिया। मैं खिड़की के पीछे छुप कर अपने वालिद और वालिद के अंदर आते देख रही थी। मैं पीछे मेरी माँ आ रही थी और मेरे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। इनका सामना करने के काबिल नहीं रही। सब लोग लॉन्च में बैठ गए। मैंने अपनी नंद के ज़रिए पानी चाय भेजी, मगर कुछ देर बाद मेरी तड़पती हुई माँ किचन में आ गई। किचन में इन्हें अंदाज़ा था कि मैं इनसे क्यों नहीं मिल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों के आंसू रोकने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे ही माँ ने मुझे सीने से लगाया मेरे जब्त सारे बंधन टूट गए। माँ ने जब मेरा चेहरा देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनका दिल दर्द से भर गया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रोती हुई आवाज़ में कहने लगी, चलो मेरे साथ चलो, अब अपने अब्बू को दीपी दिखाओ, जिसने अपना आना और छोटी शान बचाने के लिए अपनी इकलौती बेटी को जिसको जहन्नुम में डाल दिया है, अभी चलो मेरे साथ। वो मुझे ज़बरदस्ती लॉन्च में ले गए। मैं मना कर रही थी, मगर जब माँ ने मेरे साथ सर पर हाथ रखा तो मैं मज़ीद न समझ सकी। मेरे बाप ने मुझे देखा तो उन्होंने फ़ौरन नज़रें झुका ली और मेरे ससुर के साथ शर्मिंदा होकर पानी हो गए। जब खाने का वक्त आया तो मेरे बाप का दिल बोझ से भर गया। वो 2-3 लक़्मे लेकर हाथ रोक दिए। मेरी माँ के आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बर्तन समेट कर अपने कमरे में आई और नोमान मेरे पीछे आ गया। उनकी आंखें गुस्सों से सख्त थी। वो मेरे पास आकर बोला, अपना सामान बांधो और मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी नहीं छोड़ सकता। मैंने रोते हुए कहा कि क्या हुआ? तो मैं गिर गई थी, मुझे चोट लग गई। तुमने मेरा हाल भी नहीं पूछा, मगर वो उसे से चिल्लाया, मुझे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। अभी हम बहस कर रहे हैं। मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुआ। नोमान उसे देखकर बाहर चिल्ला गया। मेरा शौहर मेरे करीब आया और तन से मुस्कुरा कर बोलता लगा, माँ बाप से शिकायत लगा दी। मेरी आंखों से आंसू भरी आंखों के साथ कहा, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर हक़ारा से बोला कि ड्रामा बंद करो और मैं अपने घर वालों के साथ वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी आंखें नशे से सुर्ख थी। वो नशे में धुत था और डर कर बाहर आ गई ताकि कहीं दोबारा घर वालों के सामने मुझे थप्पड़ ना उठा दे। बाहर मेरे वाले मुझसे बात कर रहे थे। वो मुझे कुछ दिनों के लिए साथ ले जाना चाहते थे। इस दौरान मेरा शौहर लड़खड़ाते कदमों से लॉन्च में आया और उसके सामने सबके सामने चीख कर बोला, जाओ ले जाओ, ऐसे मुझे अब किसकी ज़रूरत नहीं। वो ऐसी बातें करने लगा कि मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरे भाई के सामने उसने बेइज्जती की हद कर दी। मेरे बाप ने उसे खामोशी करवाने की कोशिश की, मगर जब वो ना रुका तो मेरे बाप ने उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही वापस में आ गया, बाहर हो गया और गुस्से में मुझे तलाक दे दिया और लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजने लगे और घर में सन्नाटा छा गया। उसके बाद मैं कुछ समझ नहीं सकी। मेरी ननद रोते हुए मेरे कपड़े बैग में डालने लगी और मुझे एक जिंदा लाश की तरह अपने माँ बाप के साथ घर से निकल आई और इस घर से निकल आई तो मेरे अंदर बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं रहती। समझ नहीं रहा था मैं क्या कहूँ। मेरी आंखें पत्थर हो चुकी थी और मेरी आंखों के आंसू खुश हो चुके थे और मैं रोना चाहती थी, मगर रो नहीं पा रही थी। यानी बाप की कीमत चुकाकर वापस थी। कीमत दुगना में शराबी दोष के बेटे खातिर गाँव पर लगा दी। इस तरह में हमने क़यामत टूट गई। अब्बा सोते भी दोबारा ना उठे। शायद वो दुख उन्हें अंदर ही अंदर खा गया था। उन्होंने अपनी अना की खातिर अपनी बेटी को निचोड़ा अपने हाथों से गाँव पर लगा दिया। दुख मेरे बाप को मिल गया, सदमा किसी ताक से नहीं था और सारा बोझ नोमान भाई की जवान मगर कमज़ोर कंधों पर आ पड़ा। मुझे वो वक्त याद आ रहा था। मैंने चाचा अपने बेटे शेरोज़र में रिश्ता मांगा था। उसकी बीवी एक बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल कर गया था। वो अपने बच्चे का बाप था, एक बच्चे का बाप था। अब्बा ने तभी ये कहकर इनकार कर दिया था, मैं शादीशुदा इंसान को अपनी बेटी कैसे दूँ, मगर मेरे बाप ने शराब इंसान को बेटी दे दी। आज मेरी बर्बादी देखकर मेरा चाचा का दिल भी खून से आंसू रो रहा था। वह अब्बा जनाजे पर मुझे गला लगाकर इतनी देर तक तोड़ते रहे। मैं सर पर हाथ फेरे जैसे वो अब्बा की गलती पर अफसोस कर रहे थे। अब्बा के जाने के बाद घर जैसे एकदम खाली और
रौनक हो गया था। मेरा वो भाई जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता था वो अधिक खामोश हो गया। वो बस चुपचाप रहता, घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया। मेरी माँ आवाज़ कैसी खो गई थी, वो बस फतराई हुई आंखों से दूर देर तक तकती रही। एक हफ्ते बाद भी नहीं गुजरा था कि तलाक के बाकायदा कागजात आ गए, जिसने रही रही उम्मीदें रस्में सब ख़त्म हो गई। मेरे अल्लाह ने मुझ पर एक एहसान किया था, ज़िंदगी से निकाल दिया। औलाद नहीं हुई थी, शायद इसलिए मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाता था। कड़ी आज़माइश की थी। इसकी वजह से जैसे जैसे मेरी इद्दत ख़त्म होने लगी, मेरे चाचा एक बार फिर एक छोटी सी उम्मीद लेकर मेरे घर आए। मेरे पास आए, उसने रिश्ता मांग नहीं मुझे बल्कि मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आए थे। मेरी माँ, जिन्होंने अब्बा के फैसले को देख लिया था, बार खामोश रहे और चुपचाप सर झुकाकर अपनी रजामंदी दी थी। और एक बार फिर चाचा के घर गई। एक वहाँ नफ्स और दिल रखने वाले इंसान के साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ मेरी कदर की बल्कि मुझे वो मुकाम दिया जिसकी मैं कदर थी। एक छोटा सा बेटा हुआ जिसने अपनी मोहब्बत से पाला और मुझे अपनी माँ मानता था। उसके घर में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हकीकत में शौहर उसे कहते हैं, जायज़ नफ्स क्या होती है। शायद मेरा बाप मुझे देख रहा था, इसकी बेटी नसीब अच्छी हो गई। शायद मेरे बाप के साथ खैर दुआ लग गई थी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी थी। ज़ख्म आज भी याद है, छुपते हैं, मगर कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बेटे को जीता जाता इंसान समझा करे, वो जानबूझकर बेनिशान ना करे, अपने नाम से तो फिर इज्जत भी बाकी नहीं रहती जिसके लिए सबको कुर्बान किया गया।